वेलकम फ्रेंड्स। तो ये पूरी मूवी हमें एलिसन और उसकी फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ ट्रेसी और उसके जो दो बच्चे ट्रेवर और एशली हैं, उनके एंगल से दिखाई गई है। पर खास करके ये मूवी एलिसन पर फोकस करती है। एलिसन एक ट्रू क्राइम बुक राइटर है और जिस भी शहर में वो क्राइम हुआ होता है वो उस शहर में अपनी फैमिली के साथ जाकर रहता है ताकि वो अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सके और अपनी बुक लिख सके। 10 साल पहले एलिसन की पहली बुक केंटकी ब्लड एक बहुत बड़ी हिट हुई थी, पर केंटकी ब्लड के बाद एलिसन की एक भी बुक नहीं चली और उसकी नैया जैसे डूब ही गई। इसीलिए एलिसन एक जबरदस्त कहानी की तलाश में है जिससे वो फिर से एक हिट स्टोरी लिख सके। और इस बार एलिसन ना ही सिर्फ उस टाउन में मूव हुआ है जहां पर ये क्राइम हुआ था, पर एक्चुअली एक स्टेप आगे जाकर वो अपनी फैमिली के साथ उसी घर में मूव हुआ है जहां पर ये क्राइम हुआ था और जिस क्राइम के बारे में उसे बुक लिखनी है। पर एलिसन ने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताई। जिस क्राइम पर एलिसन को बुक लिखनी है वो केस काफी मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग और अनसॉल्व्ड है और इसी वजह से एलिसन इस केस पर बुक लिखना चाहता है। और ये केस था स्टीवनसन्स फैमिली का, जिसमें टोटल 5 लोग थे, जिसमें से कातिल ने 4 लोगों का मर्डर कर दिया था और स्टेफनी जो सबसे छोटी बच्ची थी वो लापता थी और उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। और तो और पुलिस को कातिल का कोई सबूत नहीं मिला और कुछ टाइम बाद पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया। एलिसन मानता है कि इस केस के एविडेंस और थोड़ी सी छानबीन करके अगर वो स्टेफनी के बारे में पता लगा लेता है तो उसकी इस बुक को हिट बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब एलिसन इस घर में अपना सामान मूव कर रहा होता है तभी शेरिफ आकर एलिसन को बात करने बुलाता है। फेमस होने की वजह से ये शेरिफ ऑलरेडी जानता है कि एलिसन कौन है और क्या करता है और वो एलिसन से पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है जो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी उसी घर में रहने ले आया है जहां पर एक पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था। एलिसन शेरिफ को करेक्ट करते हुए कहता है कि एक्चुअली ये पूरी फैमिली मर्डर नहीं हुई थी बल्कि फैमिली के 4 लोगों का मर्डर हुआ था और उनकी छोटी बच्ची स्टेफनी का कोई पता नहीं चल रहा था, इसीलिए वो मरी नहीं पर लापता है। शेरिफ एलिसन से कहता है कि अगर इतने टाइम बाद भी वो बच्ची जिंदा है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, पर इस टाउन के लोग अब इस डरावने हादसे को भूल गए हैं तो बेहतर होगा कि वो इस टाउन के लोगों को यह हादसा फिर से याद ना दिलाए और यहाँ से चला जाए, क्योंकि पुलिस से जो भी हो सकता था वो सारी छानबीन उन्होंने की थी पर उन्हें कातिल का कोई पता नहीं चला। और तो और शेरिफ एलिसन से यह भी कहता है कि इन सब चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। पर एलिसन बिना डरे शेरिफ से कहता है कि उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है तो वो यहां से कहीं नहीं जाने वाला और एलिसन को गुस्से में देखकर वो शेरिफ चला जाता है। एलिसन जब घर के ऊपर का एटिक चेक करता है तो उसे वहां एक बॉक्स पड़ा मिलता है। जब एलिसन उस बॉक्स को चेक करता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारी पुरानी वीडियो टेप्स हैं और इन वीडियो टेप्स के अजीब से नाम होते हैं और साथ ही में यह भी लिखा होता है कि ये वीडियो टेप्स किस साल में रिकॉर्ड की गई थी। पहले एलिसन अपने रूम में जाकर इस केस से जुड़े उसके पास जो भी एविडेंस और क्लूज होते हैं वो सभी सेटअप कर लेता है। इसके बाद एलिसन वो सारी वीडियो टेप्स जो उसे एटिक से मिली थी उनमें से एक वीडियो टेप चलाता है और देखता है कि ये इसी स्टीवनसन्स फैमिली की वीडियो टेप्स थी जिनका मर्डर इस घर में हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कोई कई टाइम से इन पर नजर रख रहा था और दूर से इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। पर वीडियो के एंड में एलिसन दिल दहला देने वाला नजारा देखता है कि फैमिली के 4 लोगों के फेस कपड़े से ढके हुए हैं और इनके गले में एक रस्सी डाली हुई है और इनके गले की रस्सी पेड़ की एक बहुत बड़ी डाली से बंधी हुई है। कुछ ही देर में पेड़ के ऊपर से कोई उस बड़ी सी डाली को काट देता है और वो चारों हवा में लटकते हुए तड़पने लगते हैं और इस तरह इस फैमिली को पेड़ से लटका कर कोई इनका मर्डर कर देता है और यहीं पर यह वीडियो एंड हो जाती है और एलिसन देखता ही रह जाता है क्योंकि ये वीडियो एविडेंस तो पुलिस के पास भी नहीं था। और तो और एविडेंस की फाइल में पता चलता है कि एटिक बिल्कुल खाली था, लेकिन एलिसन ने जब चेक किया तो उसे वहां से ये वीडियो टेप्स वाला बॉक्स मिला। तो आखिरकार ये बॉक्स एटिक में किसने रखा? एलिसन घर के बैकयार्ड में उस कटी हुई डाली वाले पेड़ को देखता ही रहता है, ये सोचकर कि आखिरकार इस फैमिली के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। एक एक करके एलिसन सारी वीडियो टेप्स चेक करता है और एलिसन ये देखकर चौंक जाता है कि ये सारी वीडियो टेप्स अलग अलग फैमिलीज की होती हैं। इन सभी वीडियो टेप्स में पहले कोई इन फैमिलीज की नॉर्मल वीडियोस रिकॉर्ड करता है, जैसे कोई अपने शिकार को देख रहा हो, और फिर एंड में उस फैमिली का मर्डर कर दिया जाता है। दूसरी रिकॉर्डिंग में उस फैमिली को कार में बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तीसरी रिकॉर्डिंग में उस फैमिली को बेड से बांधकर स्विमिंग पूल में जिंदा डुबा दिया जाता है। चौथी रिकॉर्डिंग में उस फैमिली के ऊपर घास काटने वाली मशीन चला दी जाती है और 5वीं रिकॉर्डिंग में जिसका टेप पर नाम स्लीपी टाइम होता है उस फैमिली को बेड से बांधकर उनका गला काट दिया जाता है। पहले एलिसन को ख्याल आता है कि उसे ये सारे सबूत पुलिस को दे देने चाहिए,
पर फिर वो सोचता है कि कोई इंसान 1966 से आज की डेट तक फैमिलीज के मर्डर्स कर रहा है और ये सबूत उसके हाथ लगे हैं, तो वो अगर इस पर इन्वेस्टिगेट करे और इस सीरियल किलर पर अपनी बुक लिखे तो ये बुक एक बहुत बड़ी हिट होगी और इसीलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ एलिसन ये भी सोचता है कि अगर सबसे पुराना मर्डर 1966 का है तो उस हिसाब से इस सीरियल किलर की उम्र 70 से 80 से कम नहीं हो सकती और ये बात एलिसन को काफ़ी ऑड लगती है। एलिसन उन वीडियो टेप्स को डिजिटली कन्वर्ट करके जब बार बार देखता है तो हर एक वीडियो में उसे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है और तो और हर एक वीडियो में उसे एक शैतानी चेहरा भी दिखाई देता है। एक दिन उस टाउन का एक पुलिस वाला एलिसन का ऑटोग्राफ लेने आता है और बताता है कि वो एलिसन का बहुत बड़ा फैन है। तब एलिसन इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है और उस पुलिस वाले से पूछता है कि अगर वो उसकी थोड़ी हेल्प करता है तो एलिसन उसकी अगली बुक के एक्नॉलेजमेंट पेज में उस पुलिस वाले का नाम लिखकर उसे थैंक्स कहेगा और बहुत खुश होकर वो पुलिस वाला एलिसन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। एलिसन इस पुलिस वाले को मर्डर्स वाले वीडियोस तो नहीं बताता पर वो उसे इन मर्डर्स की डिटेल्स लिखवाता है कि किस साल में इन फैमिलीज के कितने लोग किस तरह मारे गए थे और अपना डेटाबेस चेक करके उसे इन मर्डर्स के बारे में जो भी पता चले वो एलिसन को बता दे। एलिसन सब कुछ भूलकर इन सभी फैमिलीज के मर्डर्स की छानबीन में बिल्कुल डूब जाता है और कई हफ्तों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता और एक देर रात जब सभी लोग सो चुके होते हैं तब एलिसन को घर में से कुछ अजीब सी छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं पर जब वो चेक करता है तब उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। एक दूसरी रात को सोने के बाद एलिसन को उन वीडियो टेप्स की आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो आकर चेक करता है तो सच में वो वीडियो टेप्स चल रही होती है और ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि शायद वो वीडियो टेप्स चालू करके उन्हें बंद करना भूल गया होगा। और तो और एक रात जब एलिसन अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही शैतानी चेहरा दिखाई देता है जो उसे हर एक वीडियो टेप में दिखा था और ये देखकर एलिसन बिल्कुल डर जाता है। जब इतना सब होता है तो एलिसन को पता नहीं चलता कि वो क्या करे, पर ये बातें अपनी वाइफ ट्रेसी को बताकर एलिसन उसे डराना नहीं चाहता। इसीलिए एलिसन उस पुलिस वाले से बात करता है और पूछता है कि उससे पहले जो स्टीवनसन्स फैमिली यहाँ रहती थी क्या वो अजीब सी थी या उन्होंने कुछ अजीब सा नोटिस किया था या कभी कोई कंप्लेन की थी। वो पुलिस वाला बताता है कि स्टीवनसन्स फैमिली इस टाउन में कुछ ही टाइम के लिए थी तो वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, पर जितने टाइम के लिए भी वो यहाँ रहे थे उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। पर वो पुलिस वाला जानता है कि एलिसन कुछ छुपा रहा है और वो एलिसन से कहता है कि अगर एलिसन साफ साफ बात करेगा तो शायद वो उसकी मदद अच्छी तरह कर सकेगा। और तब एलिसन उस पुलिस वाले को बताता है कि कई टाइम से उसे इस घर में बहुत अजीब सा फील हो रहा है और उसने इस घर में कई अजीब सी चीज़ें देखी भी और महसूस भी की। वो पुलिस वाला एलिसन से पूछता है कि आखिरी टाइम वो इस घर से बाहर कब निकला था और एक्चुअली एलिसन को ये याद ही नहीं आता और एलिसन कहता है कि कई महीनों से वो इस घर से बाहर नहीं निकला। तब वो पुलिस वाला कहता है कि एक तो एलिसन ऐसे मनहूस घर में रह रहा है जहाँ पर एक फैमिली का मर्डर हुआ था और उन पर बुक भी लिख रहा है और तो और वो घर से बाहर भी नहीं निकलता, तो जब वो पूरा दिन इन सभी चीज़ों से घिरा रहेगा तो उसे ऐसे ही खराब ख्याल आएंगे। तब एलिसन उस पुलिस वाले की बात मान लेता है कि ये सब और कुछ नहीं सिर्फ उसके दिमाग का वहम है और इन बातों को नज़रअंदाज कर देता है। कुछ टाइम बाद वो पुलिस वाला एलिसन को मिलने आता है और बताता है कि उसे इन सभी फैमिलीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और इन सभी फैमिलीज़ के मर्डर में एक चीज़ कॉमन थी कि हर एक फैमिली में से एक छोटा बच्चा मिसिंग था और पुलिस को उसका कोई पता नहीं चल रहा था और कातिल ने बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को मार डाला था। आगे ये पुलिस वाला बताता है कि मिलर्स फैमिली जिन सभी का 1998 में बेड में गला काट दिया गया था उनका एड्रेस उसे मिल गया है और एलिसन मिलर्स फैमिली का एड्रेस लिखता है। पर एड्रेस लिखने के बाद एलिसन को रियलाइज़ होता है कि ये एड्रेस तो जाना पहचाना है और जब वो इस घर में मर्डर हुए स्टीवनसन्स फैमिली का रिकॉर्ड चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इस घर में मूव होने से पहले स्टीवनसन्स फैमिली उसी घर में रहते थे जहां पर मिलर्स फैमिली का मर्डर हुआ था। मतलब ये एक अजीब सी बात थी कि 1998 में मिलर्स फैमिली को गला काटकर मार दिया गया और उनका सबसे छोटा बेटा उस दिन से लापता है और आज तक पुलिस को उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद स्टीवनसन्स फैमिली उस घर में रहने गए जहां पर मिलर्स फैमिली का मर्डर हुआ था और कुछ साल उस घर में रहने के बाद वो उस घर को छोड़कर यहाँ इस घर में रहने आ गए, जिसके बाद स्टीवनसन्स फैमिली को इस घर में पेड़ से लटकाकर मार दिया गया और उनकी सबसे छोटी बच्ची स्टेफनी उस दिन से लापता है। ये कोई बहुत बड़ी लिंक थी जो एलिसन ने इन मर्डर्स में ढूंढ निकाली थी और ये चीज़ पुलिस भी आज तक नहीं ढूंढ पाई थी और एलिसन को अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है।
और उसे फील होता है कि अगर वो और थोड़ा ट्राई करे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करे तो वो ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद एलिसन के बेटे ट्रेवर को भयानक सपने आने लगते हैं और उसकी बेटी एशली भी रात को सो नहीं पाती। और तो और ट्रेसी को भी पड़ोसियों से ये पता चल जाता है कि वो जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर स्टीवनसन फैमिली का मर्डर हुआ था, जिस पर एक्चुअली एलिसन बुक लिख रहा है। जब ये सारी बातें इकट्ठा होती हैं तब ट्रेसी उससे कहती है कि ये घर मनहूस है और उन्हें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। पर एलिसन अपनी वाइफ को बताता है कि वो अपना काम खत्म करने के बिल्कुल करीब है और उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए, और तब बहुत मनाने पर ट्रेसी मान जाती है। उन सभी वीडियोस में दिखे उस अजीब से निशान को एलिसन अपने एक प्रोफेसर दोस्त को ईमेल करता है जो इन सभी चीज़ों में माहिर होता है। वो प्रोफेसर एलिसन को बताता है कि ये निशान कोई मामूली निशान नहीं है, पर यह बुगुल नाम की काली आत्मा का निशान है, जो बहुत पुरानी काली आत्मा है, जिसको 3-4 हज़ार साल पहले काली विद्या करने वाले लोग पूजते थे। और कहा जाता है कि यह बुगुल छोटे बच्चों को खाता है, और तो और बुगुल को पूजने वाले लोग उसे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाते थे। और कहा जाता है कि बुगुल इन छोटे बच्चों की आत्मा खाकर जिंदा रहता है और अपनी भूख मिटाने के लिए बुगुल छोटे बच्चों को अपने वश में करके अपनी दुनिया में बुला लेता है और उनकी आत्मा खा जाता है। ये प्रोफेसर बताता है कि बुगुल के बारे में बहुत कम लिखा गया है और ऐसा क्यों है वो नहीं जानता, पर वो इस पर छानबीन कर रहा है और अगर उसे बुगुल के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो एलिसन को बता देगा। इस घर में एलिसन ऑलरेडी कई अजीब सी चीजें महसूस कर चुका था और अब इस शैतानी शायद बुगुल के बारे में प्रोफेसर ने जो बात की उससे अब एलिसन बिल्कुल डर जाता है और सोचता है कि शायद वो बहुत खतरनाक और भयानक चीज को अनकवर करने जा रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए और उसे इन वीडियो टेप से दूर ही रहना चाहिए। तब एलिसन इन सभी वीडियो टेप्स को एक बॉक्स में बंद करके रूम में लॉक कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स अनजाने में ही सही, पर एलिसन इस केस में बहुत गहरा उतर चुका था और ये वीडियो टेप्स उसका पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाली थी। और सोने के बाद देर रात को एलिसन को फिर से उन्हीं वीडियो टेप्स की आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो रूम में जाता है तो देखकर चौंक जाता है कि वही वीडियो टेप्स चल रही हैं। और तभी उसे ऊपर एटिक में से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो देखता है कि मरे हुए बच्चे कोई अलग ही वीडियो टेप देख रहे हैं। पर ध्यान से देखने पर एलिसन को पता चलता है कि ये उसके घर की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसे सोते हुए किसी ने रिकॉर्ड किया है। एलिसन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब अचानक बुगुल उसके सामने आ जाता है तो चौंक कर एलिसन सीढ़ियों से गिर जाता है और इसी तरह अचानक ऊपर एटिक से आवाज आनी तुरंत ही बंद हो जाती है और बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। एलिसन जानता है कि ये जो भी उसने देखा वो ना ही कोई सपना था और ना ही उसका वहम, ये सब एक्चुअली में हुआ है। सबसे पहले एलिसन ये सारी वीडियो टेप्स जला देता है, लेकिन ट्रेसी ये देखकर डर जाती है कि आधी रात को एलिसन ये क्या कर रहा है। पूछने पर एलिसन ट्रेसी को बताता है कि वो सही थी, ये घर सच में मनहूस है और अब उन्हें ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। ट्रेसी कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो ये क्या बात कर रहा है और अचानक उसे क्या हो गया। एलिसन चिल्लाकर ट्रेसी से कहता है कि वो कोई सवाल ना पूछे, बस ट्रेवर और एशली को जगा दे क्योंकि उन्हें अभी के अभी ये घर छोड़कर जाना होगा। और एशली और ट्रेवर को जगाकर एलिसन और उसकी वाइफ रातों रात वो घर छोड़कर निकल जाते हैं। कार में कुछ देर तक माहौल बहुत गर्म रहता है क्योंकि एलिसन बहुत घबराया हुआ होता है और वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। पर जब वो लोग उस टाउन से दूर निकल जाते हैं तब एलिसन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और तब ट्रेसी उससे पूछती है कि अगर वो लोग ये टाउन छोड़कर चले जाएंगे तो वो अपनी बुक कैसे लिखेगा। तब एलिसन ट्रेसी को बताता है कि अब वो कोई बुक नहीं लिखने वाला। अगले दिन एलिसन अपना सारा सामान मंगवा देता है और वो लोग सामान अनपैक करने लगते हैं। पर एलिसन नोटिस करता है कि वो पुलिस वाला जो स्टीवनसन केस में उसकी हेल्प कर रहा था वो उससे बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन हर बार एलिसन उसका कॉल काट देता है क्योंकि एलिसन अब इन मर्डर्स और इस केस के बारे में और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। रात को एलिसन का प्रोफेसर दोस्त कॉल करता है और एलिसन को बताता है कि पहले उसे लगता था कि बुगुल के बारे में बहुत कम लिखा गया है, पर ऐसा नहीं है। पर एक्चुअली बुगुल के बारे में जितना भी लिखा गया था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि बुगुल अपने इस निशान, अपनी इस छवि में जिंदा रहता है और इनके जरिए वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकता है। और उसकी खासियत यही है कि वो बच्चों को अपने वश में करके उनकी आत्मा खाता है। डर कर एलिसन पूछता है कि अगर उसके निशान, उसकी इस छवि को जला दिया जाए तो बुगुल चला जाएगा ना। तब वो प्रोफेसर कंफ्यूज होकर एलिसन को पूछता है कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। एलिसन कहता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो तो ये सवाल अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा है।
और इसके बाद एलिसन अपनी इस बुक और बुगुल से जुड़ी सारी चीज़ें अपने लैपटॉप से डिलीट कर देता है। एलिसन जब एटिक में कुछ सामान रखने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वही वीडियो टेप्स वाला बॉक्स रखा हुआ है और वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो ये टेप्स जला दी थी। और जब वो बॉक्स उल्टा करके देखता है तो शॉक हो जाता है कि ये वही टेप्स थी। एलिसन नोटिस करता है कि इस बार उसे इन टेप्स के साथ एक छोटा सा पैकेट भी मिला है जिस पर लिखा होता है एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स, जिसमें छोटी छोटी कई अलग अलग वीडियो टेप्स होती हैं। अब ये एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स ओरिजिनल टेप्स का हिस्सा थी, पर इन्हें काट दिया गया था और देर रात को एलिसन अपनी कॉफ़ी पीते हुए इन टेप्स को ओरिजिनल टेप्स के साथ जोड़ने लगता है। लेकिन आधी रात होने के बावजूद भी वो पुलिस वाला एलिसन को फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा था। एलिसन फ़ोन उठाकर गुस्से में उस पुलिस वाले से पूछता है कि वो इतनी रात को उसे कॉल क्यों कर रहा है। वो पुलिस वाला कहता है कि वो पूरे दिन से एलिसन को बार बार कॉल करके उससे बात करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एलिसन पूछता है कि क्या बात है। तब वो पुलिस वाला एलिसन से कहता है कि उसे स्टीवनसन्स का घर छोड़कर दूसरे घर में मूव नहीं होना चाहिए था। एलिसन पूछता है कि वो ये क्या बकवास कर रहा है। तब वो पुलिस वाला बताता है कि उसने बहुत छानबीन की है और उसे इन फैमिलीज के मर्डर केस में एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखी है कि हर एक फैमिली उसी घर में रहती थी जहां पर पिछली फैमिली का मर्डर हुआ था। मतलब स्टीवनसन्स फैमिली जिन्हें पेड़ से लटका दिया था पहले मिलर्स फैमिली के घर में रहती थी, जहां पर मिलर्स फैमिली को गला काटकर मार दिया गया था। मिलर्स फैमिली पहले डिलूजियो फैमिली के घर में रहते थे, जहां पर डिलूजियो फैमिली को घास काटने वाली मशीन से मार दिया गया था। डिलूजियो फैमिली पहले मार्टिनेज फैमिली के घर में रहते थे, जहां पर मार्टिनेज फैमिली को कार में जिंदा जला दिया गया था। और मार्टिनेज फैमिली पहले ओरेगन फैमिली के घर में रहते थे, जहां पर ओरेगन फैमिली को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार दिया गया था। और कुछ टाइम बाद ये सारी फैमिली मर्डर वाला घर छोड़कर दूसरे घर में रहने चली गई थी और दूसरे घर में जाकर उस फैमिली का मर्डर हो गया था। तो एलिसन भी स्टीवंस फैमिली का घर छोड़कर दूसरे घर में रहने चला गया है। तो अब एलिसन की फैमिली भी इन फैमिली मर्डर्स की टाइमलाइन में ऐड हो गई है। तो बेहतर यही होता कि वो स्टीवनसन्स फैमिली का घर ना छोड़ता। घबरा कर और कंफ्यूज होकर एलिसन फोन रख देता है। एलिसन वो मर्डर्स वाली वीडियो टेप्स देखता है जिसमें उसने एक्सटेंडेड कट वाला पार्ट ऐड किया है। पहले एलिसन को पता नहीं चलता कि वो क्या देख रहा है। फिर ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन लापता बच्चों को किसी ने किडनैप नहीं किया था, पर एक्चुअली इन्हीं बच्चों ने अपनी फैमिलीज का मर्डर किया था और ये सारे बच्चे बुगुल के वश में थे, जिसके बाद बुगुल इन्हें खा गया। पर थोड़ी देर बाद एलिसन को चक्कर आने लगते हैं। जमीन पर गिरने से पहले एलिसन की नज़र जब अपने कॉफ़ी मग में जाती है तो वो देखता है कि उसमें कुछ अजीब सा मिला हुआ है और फिर वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही एलिसन होश में आता है तो नोटिस करता है कि उसके मुंह पर डक्ट टेप लगाई हुई है और उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, और तो और उसकी बीवी और बेटे को भी बांधा हुआ है। तभी उसकी बेटी एशली उसके सामने आती है, जिसके एक हाथ में कैमरा होता है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। थोड़ी देर बाद एशली उस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और फिर वो अपनी फैमिली को उस कुल्हाड़ी से काटकर मार डालती है। एशली पूरे घर को उनके खून से रंग देती है और एंड में बुगुल आकर उसे लेकर चला जाता है। तो गाइस, ये थी सिनिस्टर की स्टोरी। इस मूवी में कोई स्पेशल इफेक्ट, कोई सीजीआई नहीं है, पर फिर भी एक कमाल की मूवी है और इस मूवी की ज़बरदस्त स्टोरी इसे दूसरी मूवी से अलग करती है। और तो और इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफ़ी वियर्ड और डरावना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।